Hello students, today we are going to learn the trigonometric equations and inequations. तो बेसिकली हम लोगों ने बाकी सब टॉपिक, इससे पहले वाला जो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देख चुके हैं। तो अभी हम लोगों का काम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशंस पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पढ़ ही चुके हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद द डिफरेंट एंगल्स, वो हम लोग निकालना सीख चुके हैं। उसके अगला वाला टॉपिक यही है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। तो बेसिकली इसमें अपन क्या यूज़ करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस में जो मैक्सिमम यूज़ होगा वो ग्राफ ऑफ टी आर, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या आप इसे ऐसे समझ लो TF, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड जो सेकेंड चीज़ होगा वो अपने को यूज़ होगा वैल्यूज ऑफ टी आर विथ डिफरेंट एंगल्स। ये दोनों चीज़ अपने को सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। और ये अगर अपने को क्लियर है ये दोनों चीज़ें, तो हम आगे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर ग्राफ नहीं पता हो तो मैं एक बार ग्राफ सिखा देता हूँ। और ये तो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। वैसे तो हमने ग्राफ भी बताया था, लेकिन चैप्टर नया है तो बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से नए भी होंगे, तो उनके लिए मैं कर देता हूँ। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास y = fx लिखा हुआ है और एक कर्व आपसे मैंने पूछा कि sin x का कर्व बताइए, तो sin x का जो कर्व होता है कैसा होता है जी? इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अपर ये 1 हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1। ये मैक्सिमम π/2 पे देता है और मिनिमम जो देता है वो 3π/2 पे देगा, और 2π ये वाला वैल्यू पाई। आप इसके आगे जो कर्व है, यही वाला कर्व इसके आगे आप उठा करके ऐसे रख दीजिए, और इसके पीछे भी यही वाला कर्व उठा के आप ऐसे रख दीजिए, आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यूज़ को, चूँकि सर्कुलर फंक्शंस है, सर्कुलर फंक्शंस में क्या होता है, जो भी सर्कुलर फंक्शंस होते हैं अपने वैल्यूज़ को बार बार रिपीट करता है ना। तो इसका मतलब ये पीरियोडिक होगा, और इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड अगर हम t लिखें तो इसका वैल्यू क्या होगा 2π। देखिए 2π के बाद से फिर से रिपीट कर रहा है, इधर पीछे रख दीजिए, फिर से रिपीट कर रहा है। इसी तरह से अगर अपना सेकेंड कर्व हम देखें, fx = अगर हमने cos x देखा तो कैसा कर्व आएगा जी? इस बार ये स्टार्ट होता है 1 से। कहाँ से स्टार्ट होता है जी? 1 से, और ये इस तरह से जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला वैल्यू 0 पे 1, फिर ये π/2 पे 0, एंड ये -1 दे देता है अपने को कहाँ पे, पाई पे, ये वाला वैल्यू 3π/2, और फिर से मैक्सिमम अपने को कहाँ से 2π पे ये दे देता है, ठीक है। तो आप देखिए, इस वाले कर्व को फिर से पीछे उठा कर रख दीजिए और फिर आगे उठा कर रख दीजिए, तो आपको वही वैल्यू मिलेगा। तो यानी ऐसे हम कर दें तो ये सेम मिलेगा। तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो गया, इसका भी पीरियड जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये पीरियड भी t का वैल्यू जो आ रहा है 2π। t क्या है, हम पीरियोडिक फंक्शंस को, मतलब जो भी उसका पीरियड होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, t से डिनोट करते हैं। तो ये भी वैल्यूज क्या आ रहा है, 2π आ रहा है। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब थर्ड अपन देख लेते हैं कि अगर अपने पास फंक्शंस क्या हो, tan x हो, fx = tan x हो, तो इसका कर्व कैसा होगा जी? इसका जो कर्व होगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये अपर हाफ पैराबोलिक एंड लोअर हाफ पैराबोलिक, बट इट्स कंटिन्यूड टिल π/2 एंड -π/2 से लेके π/2 के बीच में इस तरह से वेरी करता है। इसका मतलब अगर इसका पीरियड हम देखें तो क्या दिख रहा है जी, ये -π/2 से लेके कहाँ तक है, π/2 तक, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई। ये पीरियोडिक है, लेकिन इसका पीरियड कितना है, पाई। क्लियर है, कोई डाउट? ओके, सो नेक्स्ट अपने पास अगर हम fx = cot x देखें, तो चूंकि ये रिवर्स है, उसका रिवर्स, तो ठीक उसके रिवर्स कर दीजिए, आपको कर्व मिल जाएगा। और उसका रिवर्स जैसे ही करेंगे तो पाई पे, चूंकि π/2 पे क्या था, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये π/2 पे क्या हो जाएगा, 0। और फिर उसके बाद से लोअर पैराबोलिक, तो इसका फंक्शन क्या आ गया, 0 से पाई के बीच में ये वाला वैल्यू π/2, ठीक है। और इसका भी पीरियड क्या दिख रहा है, इसका भी पीरियड अपने को पाई दिख रहा है।
अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कितना लिखा हो, सेक एक्स लिखा हो, तो अपन क्या करें, कॉस एक्स का अभी हमने कर्व देखा था, उसका क्या कर दे, उल्टा कर दे तो अपने को मिल जाएगा। तो ये कॉस एक्स जो आएगा वो किस तरह का कर्व देगा, ये 1 एंड -1 के बाहर बाहर आएगा, और चूंकि ये यहाँ पे 0 होता था तो ये सीधे 1 हो जाएगा, और फिर ये -1 ये 1, ठीक है। तो इसका भी तो पीरियड दिख रहा है आपको, इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। अब एक लास्ट अपने पास बचा हुआ है, और वो क्या है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। हमने 6 के 6 कर्व देख लिए, अपने को 6 के 6 कर्व याद हो गया होगा आई थिंक, याद रखना भी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, समझा करके आपको समझ करके याद रखना है, एक बार समझ लोगे तो याद भी रहेगा। फिर इसी तरह ये आगे पीछे होता रहेगा, ये 1 है, ये -1, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका पीरियड क्या दिख रहा है 2 पाई। ये वाला वैल्यू क्या होगा जी, पाई होगा। इसमें ये वाला वैल्यू किसी ने पूछा तो क्या होगा जी, π/2, ये वाला 2 पाई। क्लियर है? सो हैव ए नोट। ओके, तो ये हमने चूंकि एक कंसेप्ट था कि अपने को इसके मतलब कंसेप्ट सीखने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में या इन इक्वेशंस में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये 6 के 6 ग्राफ देख लिया। डिफरेंट वैल्यूज विद द टीआर कैसे निकालना है हमने आपको सिखा रखा है, बहुत सारी बातें की है, उस बहुत सारा क्वेश्चंस भी किया हम लोगों ने, मतलब 22.5 एंड 15 डिग्री, 18 डिग्री, 9 डिग्री, 36 डिग्री सब करके देखा है ना हम लोगों ने। तो आगे अब थोड़ा सा बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देख लेते हैं, फिर इन इक्वेशंस देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझ में आ गया तो इन इक्वेशंस भी अपने को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत। अब इक्वेशन है, इसका मतलब क्या होगा जी, सॉल्यूशंस की बात होगी। इक्वेशंस है तो सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या है कि जब भी कोई टीएफ और इक्वल टू में कोई कांस्टेंट हो जाए, टीएफ और इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए, तो ये जो सिस्टम जनरेट होगा, इसी सिस्टम को तो हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसको हम क्या बोलेंगे जी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इज दैट क्लियर? जैसे एज एन एग्जांपल अगर हमने लिखा 2 cos x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, या फिर हमने लिख दिया sin x इज इक्वल टू क्या, हाफ, ठीक है, या 3 cos x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 या 4, इस तरह का कुछ भी, ये सब क्या दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस साइड जो भी है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और इस साइड एक कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशंस बन रहा है। तो जब भी इसके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आप सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन जो होता है 3 तरीके का होता है। इसका सॉल्यूशंस कितने तरीके का होगा, 3 तरीके का। ये थोड़ा डिफरेंट है, आप जब पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो पोलिनोमियल के इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो जैसे होता है ना कि आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, एक सॉल्यूशन आता है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, क्यूबिक करते हैं तो क्या होता है, 3 आता है। वैसे ही जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशंस 3 तरीके का आता है। एक को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशंस, क्या बोलेंगे जी, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। दूसरे को बोलेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और तीसरे को बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। आप समझिए जनरल सॉल्यूशंस और पार्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या, कुछ भी नहीं। पार्टिकुलर सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो भी सॉल्यूशंस 0 to π/2 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपने कोई सॉल्यूशंस निकाला तो वो क्या कहलाएगा, पार्टिकुलर। और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जब आप कोई पूरे एक सर्कुलेशंस में 0 से कहां तक 2 पाई, 0 to 2 पाई का यूज करके जो भी सॉल्यूशंस आप लिखोगे वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और ये क्या है, जनरल सॉल्यूशंस, वैलिड फॉर इन्फिनाइट सर्कुलेशंस। इसके लिए हम कोई बाउंडेशंस नहीं है, मतलब क्या होगा, जनरलाइज्ड बात होगी। जनरलाइज्ड मतलब चूंकि आप सर्कुलर फंक्शंस की बात करते हो
तो आपने एक चीज तो देखा ना, सर्कुलर फंक्शंस में क्या होता था कि जो भी एंगल था बार बार अपने को रिपीट करता था, रिपीट चाहे जितना बार भी करे, कहां से कहां के बीच में रहा था, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, या तो सेकंड, या तो थर्ड, या फोर्थ। मतलब मेरी बात को समझिए, अगर नहीं समझ रहे हैं आप, एंगल चाहे जितना बड़ा भी ले लीजिए, तो होगा क्या, या तो इसके बीच में कहीं मिल जाएगा, या तो इसके बीच में कहीं मिलेगा, या तो इसके बीच में मिलेगा, या तो फिर इसके बीच में मिलेगा। चाहे आप कितना भी सर्कुलेशंस ले लीजिए, आप ऐसे 4 बार 5 बार करके यहाँ पे रुक जाओ तो देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला कि नहीं। तो जो भी एंगल है इसी 4 क्वाड्रेंट में आएगा ना, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, या सेकंड, थर्ड, या फोर्थ। तो हमने बोला कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का आप सॉल्यूशंस लिखेंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर। अगर एक कंप्लीट सर्किल की बात होगी 0 से 2 पाई, सिर्फ एक राउंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जब इन्फिनाइट टाइम्स ऑफ द रिपीटेशंस के बाद भी आपको वैल्यूज बार बार मिलेगा तो उस वाले को हम क्या बोलेंगे, जनरलाइज। मतलब कितना बार भी आप सर्कुलेशंस में मूव कर लीजिए, या कितना बार भी अपनी एंगल्स हम इंक्रीज कर लें, क्योंकि सर्कुलर फंक्शन होता है, जाहिर सी बात, सर अपने ही सर्किल में घूमता रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसके लिए हम जनरलाइज सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अगर थोड़ा और ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आप चाहो तो एक एग्जांपल से ही आपको समझा देते हैं। ये सेकंड वाला एग्जांपल ही देख लीजिए, जैसे हमने ये लिखा हुआ है कि sin x इज इक्वल टू हाफ। तो आप अगर इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो sin x इज इक्वल टू कितने का वैल्यू होता है जी, 30 डिग्री। तो क्या हो गया, π/6। तो अब ये देखिए, तो ये x का वैल्यू क्या आ गया, π/6। लेकिन ये आया जरूर, लेकिन ये कौन सा सॉल्यूशंस हुआ, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। क्यों ये पार्टिकुलर सॉल्यूशंस क्यों हुआ जी, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशंस है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने आपसे पूछा होता कि भाई आप इसको क्या कर दीजिए, आप इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताइए, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो गया, 0 से 2 पाई के बीच में। जैसे sin x इज इक्वल टू हाफ है, तो इसी बात को हम क्या sin π/6 भी लिख सकते हैं। और कहां पे ये वैल्यू देगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन π-π/6, तभी तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो साइन π-π/6 हो गया। तो अब देख लो, इसका x का वैल्यू क्या आ गया, एक बार π/6 आ गया, और दूसरी बार क्या आ गया जी, 5π/6। और ये अब क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। लेकिन अगर हमने पूछा कि नहीं आप जनरल सॉल्यूशंस की बात कीजिए, किसकी बात कीजिए, जनरल सॉल्यूशंस की, तो जब आप जनरल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो क्या होगा, इनफिनाइट टर्म्स में आना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, जो पहला वाला अपने पास सॉल्यूशंस आया था, फर्स्ट जो पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आया था, जो हमने सॉल्व किया था कि साइन x इज इक्वल टू अगर हाफ है तो हमने क्या कर दिया था कि साइन π/6 ले लेते हैं। तो यहां से अपने को आ गया था ना कि x इज इक्वल टू π/6। अपन अभी इसके बाद क्या, अपने को तो पता है ना कि ये सर्कुलर फंक्शंस है sin x, और इसका रिपीटेशंस कितने के बाद होता है, 2 पाई के बाद। हर 2 पाई के बाद ये वैल्यू आएगा। तो सिंपल सी बात है, हम इसको जनरलाइज अगर करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस ऑफ π/6 कर दीजिए, ठीक है। अब एक चीज समझिए, जैसे ही हमने ये जनरल सॉल्यूशंस लिखा 2n पाई प्लस π/6, तो आपको मिलेगा वैल्यू, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। हर बार कहां मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा ना। लेकिन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो हाफ वैल्यू देता था कि नहीं, तो फिर से उसके लिए भी तो आपको लिखना पड़ेगा 2n पाई प्लस क्या था जी, 5π/6, यही तो था सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यानी इसका जनरल सॉल्यूशन जो आएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आएगा। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट, पक्का ना। जैसे आप फिर से समझ लीजिए, अगर मान लीजिए हमने आपसे पूछ दिया होता कि साइन x इज इक्वल टू जो है मैंने हाफ लिख दिया, माइनस हाफ लिख दिया, निगेटिव लिख दिया, ठीक है, और पूछा कि ये वैल्यू आप बता दीजिए, जनरलाइज बताइए, ठीक है। अब ये तो दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी इसका सॉल्यूशंस आएगा ही नहीं, तो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो कहां होगा, थर्ड एंड फोर्थ में होगा। तो हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस तो निकाल ही सकते हैं ना, क्या कर दें, 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है, या फिर -0 से -2 पाई के बीच में चल जाए, बात तो वही है। तो ये चूंकि निगेटिव एंगल है, तो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स दो डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं। कितने डायरेक्शन में लिख सकते हैं, 2। या तो आप निगेटिव एंगल की तरफ जाओ, या तो क्या कर दो, घूम के आओ, बात सही है ना। तो माइनस हाफ कब होगा, ये जब पाई प्लस π/6 हो रहा होगा, तो मतलब ये साइन पाई प्लस π/6, हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल के साथ जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, हम किसके साथ लिख रहे हैं, पॉजिटिव एंगल के साथ। या फिर और क्या हो सकता है, साइन 2 पाई माइनस ऑफ π/6,
हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। तो अब देखिए तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 7π/6 और दूसरा क्या आ गया जी 11π/6। अब ये क्या कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, क्या कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब आप एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, यहीं पे एक बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन बनता है कि सर जब आप 11th में रहे होंगे तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलता होगा और आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पूछा जाता होगा और आप आंसर अगर सेम कॉन्सेप्ट लगाते होंगे तो ये आता होगा, लेकिन बुक के पीछे कुछ और लिखा रहता है। आपको याद नहीं आ रहा है लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, वहां क्या लिखा रहता था -π/6 लिखा रहता था। ठीक है, तो बेसिकली फर्क कुछ नहीं है। वो इंडियन राइटर्स में क्या है ना कि थोड़ा सा वो चीजें मतलब कहीं से उठा करके किसी को रख देना। -π/6 मतलब छोटा एंगल आसानी से दिख रहा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है निगेटिव होता है। तो अगर हम माइनस थीटा लिखते, साइन माइनस ऑफ थीटा लिख देते तो क्या होता है माइनस साइन थीटा हो जाता। तो सेम ये भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि साइन x = -½ है तो हम इसको ये लिख दें साइन -π/6। ठीक है, तो ये बाद में माइनस बाहर तो नहीं देगा ना, तो वैल्यू तो आ गया -½ तो इसलिए यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा -π/6। ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का कोई दिक्कत नहीं। अगर जनरलाइज कर दें तो इसके फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा -π और -π/6, तो क्या हो गया -π/6 एंड -7π/6, ये x का वैल्यू आ जाएगा। और ये क्या होगा जी, ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होगा, लेकिन ये निगेटिव एंगल के साथ। किसके साथ, निगेटिव एंगल के साथ। कोई डाउट है इसमें, पक्का कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी हमारा कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या पूछा था आपसे जनरल सॉल्यूशंस। तो आपको तो पता ही है जनरल सॉल्यूशंस के लिए क्या करते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है बताइए, इसका पीरियड कितना होता है 2π, तो हम सीधे सीधे क्या कर दें 2nπ प्लस माइनस कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा बताइए जनरल सॉल्यूशंस। कहने का मतलब अगर हम इसी क्वेश्चंस का जनरल सॉल्यूशंस लिखें तो x = 2nπ प्लस 7π/6 एंड 2nπ प्लस 11π/6, ये क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, किसी ने पूछा n क्या है यहाँ पे, तो कोई भी इंटीजर, क्या है कोई भी इंटीजर, आप रख के देख लो ना। आप एक बार n का वैल्यू 0 रख दो तो देखो तो आ गया कि नहीं 7π। ठीक है, n का वैल्यू 1 रख दो तो उससे अगले वाले फेज में चला जाएगा, मतलब सर्कुल एक बार पूरा कंप्लीट कर चुका होगा, है ना। 2π प्लस ऑफ समथिंग 2 रख दो, -1 रख दो, आप यहाँ पे -1 रखो तो क्या हो जाएगा -2π। देखो थोड़ा समझो इसको, अगर हमने -1 रखा तो -2π प्लस ऑफ 7π/6 आएगा, होगा ना जी। तो ये कितना हो गया -12 होगा ना, अब प्लस 7 तो क्या हो जाएगा -5π/6। ठीक है, कोई डाउट है, कोई डाउट तो नहीं है। -2 रख दो तो क्या हो जाता है -4π। मतलब आप देख रहे हो ना कि सब वैल्यूज आ जाएगा, बहुत आसानी से ये वैल्यूज आपको दिख रहा है कि आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप एक काम कीजिए, मेरे लिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए कि sec 2θ = -2/√3। देखिए अपन या तो सेक में वैल्यूज याद रखें कि ये कितने का होता है, लेकिन याद होता नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए 1/, अगर इसको हम लिखें तो क्या हो जाएगा cos 2θ हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या था -2/√3, तो इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos 2θ = कितना हो जाएगा -√3/2। ये तो अपने को पता ही है, कोई डाउट नहीं। अब यहां से एक चीज समझिए कि अगर ये cos 2θ है और हम अगर इसको लिखना चाहते हैं किस क्वाड्रेंट में, ये निगेटिव होगा या तो सेकेंड या थर्ड में, सेकेंड या थर्ड में। तो सेकेंड में जब इसको लिखेंगे तो क्या लिख दें cos π
माइनस कितने का वैल्यू √3/2 होता है, बोलिए। ये भी याद नहीं, 30 डिग्री, तो π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखा है ना मैंने, तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव वैल्यू दे दिया, बात खत्म। अब आप जैसे ही लिखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, 2 थीटा इज इक्वल टू ये 6π माइनस पाई, तो 5π/6, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 5π/12। और इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। सिर्फ पार्टिकुलर सॉल्यूशंस क्योंकि एक ही जगह है, ये एक फेज में है, कहां से कहां तक, सेकेंड क्वाड्रेंट में खाली। लेकिन ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव हो सकता था ना। तो अगर अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशंस लिखना होगा तो अपन क्या करेंगे, पूरा 0 से 2π के बीच में एक राउंड में पूरा लिखेंगे। क्या करेंगे, पूरा एक राउंड में। तो पूरा एक राउंड में जब लिखेंगे तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहां से cos पाई माइनस ऑफ π/6, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा cos पाई प्लस ऑफ π/6, तभी तो होगा थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो यहां से देखो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 5π/6 एंड 7π/6। सो थीटा इज इक्वल टू 5π/12 एंड 7π/12, एंड दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कोई डाउट? व्हाट अबाउट द जनरल सॉल्यूशन? 2n पाई ऐड कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, किसी एक में भी ऐड करेंगे ना 2n पाई तो भी वैल्यू आता रहेगा। जैसे मान लीजिए, आप समझिए, अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए 2n पाई प्लस ऑफ 5π/12 लिख दिए, ठीक है, तो ये आप समझिए, यही जनरल सॉल्यूशंस अगर आप लिख देते हैं तो भी आपको वैल्यु मिलता रहेगा। कैसे मिलता रहेगा, देखिए आप समझिए। आप सबसे पहले इसमें एक बार क्या रखे, 0 रख दिए, तो 0 रखे तो क्या मिला, 5π/12 मिला। दूसरी बार आपने 1 रख दिया तो क्या मिला, 2π प्लस 5π/12, मतलब ये 2π प्लस 5π/12। अच्छा, एक बार आप -1 रखिए तो क्या हो जाएगा, -2π प्लस 5π/12 होगा। तो ये क्या दिख रहा है, ठीक तो है, हाँ सही तो है ना। तो ये जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा जी, -19π/12, ठीक है। अरे हमने एक चीज छोड़ दिया यार, हम ये भी तो वैल्यू था, तो इसे भी तो लिखना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशंस में। अभी बताया तो था कि दोनों में से किसी एक को छोड़ोगे तो क्या होगा, एक ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको भी तो लिखना पड़ेगा, क्या, 2n पाई प्लस 7π/12, इन दोनों का क्या, कॉमन सॉल्यूशंस, मतलब क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। किसी को कोई डाउट, पक्का? ठीक है ना। अब एक चीज आपको यहीं पे हम समझाना चाहते हैं। देखिए, आप ये जो दो वैल्यू लिख रहे थे ना, दो वैल्यू जो लिख रहे थे, अगर इसको आप सिर्फ एक लिखना चाहते हो, मैं जो बताना चाह रहा था अभी आपको, अगर आप मान लीजिए सिर्फ एक लिखना चाहते हो तो क्या कर दीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों डाल दीजिए। नहीं समझे मैंने क्या बोला? जैसे हम इसको और इसको दोनों को लिखना चाहते थे तो क्या कर रहे थे कि अलग अलग लिख के 2n पाई लिख रहे थे। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इसी एक वैल्यू से काम चला दे तो यहाँ पे माइनस डाल दो, ठीक है। तो देख लीजिए आप, अब इस बार रखेंगे जब वैल्यू 0 रख दिए तो ये वाला मिल गया, ठीक है। 1 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 पाई, अब प्लस ऑफ 5π/12, मतलब थोड़ा आगे इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर एक बार आप माइनस वाला रख लो, क्या कर दें, माइनस वाला रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस का क्या, 5π/12। तो देखो आप ऑटोमेटिक करके देख लेना, आपको आसानी से मिल जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक चीज़ समझिएगा, एक छोटा सा और मिस्टेक है इसमें। क्या मिस्टेक है कि आपने ये जो जनरल लिखा तो आप ये थीटा के लिए लिखा है, लेकिन आपको किसके लिए चाहिए, 2 थीटा। तो ये पूरा जो फंक्शन था यहाँ पे 2 थीटा था ना, तो आप जब लिखोगे ना तो 2 थीटा इज इक्वल टू इसी वाले वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। मतलब 2 थीटा का जो वैल्यू आएगा 2n पाई, यार ये 2 थीटा पे वैल्यू दे रहा था ना, तो 2n पाई प्लस माइनस क्या लिखना पड़ेगा, 5π/12,
6 और फिर लिखेंगे जब जनरल सॉल्यूशंस तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 12। ठीक है, क्लियर है ये बात? आई होप आप लोगों को ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा और आगे हम लोग चलते हैं और आगे समझते हैं। इसी से मतलब इसी तरह से अपने का क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात कर रहे थे। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, क्या होगा, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। आप स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लीजिए, उसको वैसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है जी, आप लिखा चाहे जो भी हो, आप इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कन्वर्ट कर दीजिए और फिर क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे सबसे पहला वाला कि अगर आपके पास क्या लिखा हो जी, साइन x इज इक्वल टू 0 हो जाए, साइन x क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, या फिर क्या हो जाए, cos x 0 हो जाए। ठीक है, या फिर क्या हो जाए, tan x 0 हो जाए। ठीक है, ये हम टाइप 1 की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं, टाइप 1। अगर टाइप 2 की हम बात करें तो किस तरह का हम अपने पास ला सकते हैं जी, साइन x इज इक्वल टू 1, cos x इज